आप कह रहे हो कि अब कागज़ कहाँ से मिलेगा? अरे भाई 100 साल थे रजिस्टर करवाने के लिए, तब कौन कागज़ माँग रहा था? कर लिया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये कानून भी कहता है कि रजिस्टर हो गया तो हो गया, इसे हम टच नहीं करेंगे। तो ये किसकी गलती है? भाजपा ही तो नहीं बैठे थे वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जाके, मुतवल्ली तो वो नहीं थे। आप खास बात देखिए, ये कुछ वकीलों ने भी ऐसा कहा है, उन वकीलों को राजनीति के कारण होगा, कंपल्शंस होंगे। उन वकीलों ने तब नहीं पूछा कि आप वक्फ बोर्ड को इतने ज़्यादा पावर्स कैसे दे रहे हो, कि वक्फ बोर्ड ही कैसे डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। और उसके बाद आपने ये भी नहीं पूछा कि फिर आम आदमी जो है, जो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम हो, जिसकी प्रॉपर्टी आप छीन रहे हो उससे, सही होगा निर्णय या गलत होगा, लेकिन उसका निर्णय किसने करना चाहिए? एडजुडिकेशन का काम न्यायालय का है, कोर्ट का है। आपने कोर्ट को भी हटा दिया, आपने तब आपत्ति नहीं जताई। लोग एक्सप्रेस करना चाहते लेकिन सोचना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। कितने लोगों ने बिल ठीक से पढ़ा था? उससे पहले कितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, पिछले वक्फ एक्ट पढ़े हैं? उस समाज में इतनी गरीबी क्यों है? ये सवाल तो उस समाज के लोगों ने पूछना चाहिए, मुतवल्लियों को जाके पूछना चाहिए कि भाई इतनी लाखों एकड़ जमीन हमारे पास है, आपने समाज के लिए क्या काम किया है? जो ना खुदा से डरते हैं ना कानून से डरते हैं, और ऐसे मुतवल्लियों को किसी ने जेल में भी शायद ही भेजा हो। तो आज वक्फ प्रॉपर्टी को कम पैसे में लीज पर देना और शायद ब्लैक मनी खुद के पास रख लेना, तो ऐसी बहुत सारी धांधलियाँ पहले भी हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, एक बहुत पुरानी अंग्रेजी कहावत है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है एक अमेंडमेंट के बारे में। भारत सरकार ने हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया है। ये एक्ट जो है, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से भी पहले इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अंदर कुछ खामियां पाने के बाद भारत सरकार ने इसके लिए एक जेपीसी का गठन किया था। उस जेपीसी को भारत की 140 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों ने अपने सुझाव भेजकर अपनी राय व्यक्त की थी। इन सारे सुझावों को मद्देनजर रखते हुए जेपीसी ने फाइनली इस अमेंडमेंट को पास किया, जिसको भारत की जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने अपनी स्वाक्षरी के साथ, अपने दस्तखत के साथ पुरस्कृत किया। पर आज भी कुछ लोग इस लेटेस्ट अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं और इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि इसमें आज भी कुछ खामियां हैं? क्या आज भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो इसमें बची हैं? इस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं और जितनी भी गलतफहमियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के अतिथि, जिनका नाम है एडवोकेट यशोदीप देशमुख। वो मुंबई के हाई कोर्ट में सिर्फ वक्फ केसेस के ऊपर ही काम करते हैं और इससे पहले भी वो हमारे पॉडकास्ट पे वक्फ के ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इस विषय को पूरी विस्तार के साथ समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारा इससे पहले का जो पॉडकास्ट है उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया पॉडकास्ट रिलीज करें तो आप तुरंत उसको देख पाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ कि मैं दोबारा आपसे मिल पा रहा हूँ और आपके श्रोता वर्ग से भी इस माध्यम से कुछ बात कर पाऊँगा। इनफैक्ट मैं अभी वही कहने वाला था आपसे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर एक बार समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आ पाए हैं, उसके लिए थैंक यू। शुक्रिया। आपको याद होगा कि हमने इस विषय पे एक और पॉडकास्ट इससे पहले भी बनाया है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कोई इससे पहले सुझाव देना चाहेंगे ताकि हम इसके आगे बढ़ पाएँ? अब आज वैसे हमारा चर्चा का विषय जो नया कानून बना है उसी पर आधारित है, लेकिन नए कानून की कंट्रोवर्सीज़ को समझने के लिए ये ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, कि आपके दर्शक हमारे जो पहले हमने पॉडकास्ट किया है, 2 पार्ट में हुआ था, तो उसको भी सुने, ताकि पुराना कानून क्या था, वक़्फ़ क्या है, ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ही आज हम जो भी इस पर चर्चा करेंगे, इस कंट्रोवर्सी पर, उसे वो ठीक तरीके से समझ पाएँगे, एप्रिशिएट कर पाएँगे। तो मैं अनुरोध करूँगा कि अगर वो समय निकाल के हमारा जो पहले वाला पॉडकास्ट है, वो सुनें। आई एग्री। मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहूँगा कि
जो पहले वाला पॉडकास्ट आपके साथ हमने बनाया था, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि हमने पूरी हिस्ट्री ट्रेस की थी वक़्फ़ की। तो जो भी जी। अगर वो पहले वाला पॉडकास्ट जाके सुनते हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री समझ पाएँगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ऑलरेडी चैप्टर्स में उसको बनाया हुआ है, तो वो डायरेक्ट उन चैप्टर्स पे क्लिक करके भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बना सकते हैं। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एडवाइस कि जो भी हमारे दर्शक हैं, वो समझ पाएँगे इसका बेसिस क्या है। कट टू आते हैं उस विषय पे कि अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट पास हुआ है इसी कानून के मध्यस्थ, और उस अमेंडमेंट में एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ जो की गई है कि इसका नाम शायद बदल दिया गया है। पहले इसको वक्फ एक्ट कहते थे, अभी इसको उम्मीद एक्ट बना दिया है। तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, कोई भी सरकार हो, कानून बनाना उसका काम है और वो अब कुछ मुद्दे लेकर राजनीति करती है, इलेक्शन में वोटर्स के पास वोट माँगने भी जाती है, तो दे हैव टू डिलीवर, उनको प्रोमिसेस अपने वायदे पूरा करना ज़रूरी होता है। उसके साथ ही कुछ चीज़ें सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस मीनिंग के तौर पे भी की जाती है। अब इसका नाम अगर बदला भी नहीं जाता था तो कानून तो बदला बदल ही रहा है। लेकिन एक मैसेज देना हर सरकार का राजनीति में एक काम होता है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उन तक मैसेज पहुंचाओ। तो ये मैसेज पहुंचाने के पहल है कि अब हम इस कानून को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। ट्रांसफर डिजिटाइजेशन का आज दौर है, तो हम डिजिटाइजेशन इस कानून में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लोगों तक, जिनके लिए वक़्फ़ क्या है, लोगों के लिए है, तो लोगों तक इसकी पूरी जानकारी पहुँचाएँगे और इसमें जो मैनेजमेंट की खामियाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक़्फ़ में, जिसका ज़िक्र हर बार हुआ है, मतलब ये पहली बार नहीं है। जब भी वक़्फ़ कानून में संशोधन हुआ है, कई बार हुआ है, तो उस पर वक़्फ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टीज़ पे एनक्रोचमेंट काफ़ी हद तक हो रहा था, वही चर्चा का विषय था और वही शुरुआत थी संशोधन के लिए। तो मेरे ख़्याल से सरकार ने सोचा है कि नाम बदल के हम मैसेज स्ट्रॉन्ग तरीके से और क्लियर टर्म्स में लोगों तक पहुँचाएँ कि अभी हमें वक़्फ़ को ये नाम मात्र संशोधन नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कानून में जो बदलाव है बहुत बड़े पैमाने पे है। वो भी मैसेज इस नाम से ही क्लियर जाता है लोगों तक। बिल्कुल। आपने जो कहा उसके अलावा एक और घटना जो घट रही थी, ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होने से भी पहले, वो ये थी कि इसके आसपास काफ़ी कंट्रोवर्सी जमा हो गई थी और कुछ सेलेब्स भी थे जो इसके ऊपर ऐसे विषय में भी चर्चा कर रहे थे जो शायद तब तक पब्लिश्ड भी नहीं था या सरकार की तरफ से कोई स्टैंस भी नहीं लिया गया था। सो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप इस विषय को कैसे देखते थे? देखिए, मुझे कभी मतलब ये जो चर्चा हुई मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण भी थी। अब आप कहेंगे स्वागत भी कर रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि वफ़ किस चीज़ के लिए है? वफ़ कौम के लिए है, आम आदमी के भले के लिए है। एक वाकिफ़ है जो अपनी मेहनत की, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को समाज के कल्याण के लिए दान कर रहा है। अल्लाह के नाम पे दान कर रहा है। वो समाज का कल्याण चाहता है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वक़्फ़ के कानून पर समाज की अपनी राय हो, बिल्कुल। समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी हो, कि कानून में अगर कोई भी संशोधन हो रहा है, तो समाज अपनी राय सरकार के पास रखे? ये तो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ कि और देखिए, मैं जब समाज कह रहा हूँ, तो मैं केवल मुस्लिम कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मुस्लिम समाज के लिए वक़्फ़ करो। काफ़ी वक़्फ़ ऐसे भी हैं जो गरीबों के लिए किए गए हैं। उसमें भेदभाव नहीं है कि सिर्फ़ मुस्लिम गरीब को ही हम खाना खिलाएँगे। ऐसे भी काफ़ी है, अस्पताल बने हैं, तो उसमें तो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सभी को वो सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल। ऐसा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि गैर मुस्लिम भी इस विषय पर चर्चा करें और इस कंट्रोवर्सी के कारण गैर मुसलमानों का भी इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमेशा की तरह
इसका केवल भावनिक और राजनीतिक स्तर पर ही चर्चा हुई। ये चर्चा आम जनता के हित में कम और राजनीति के दायरे में ज़्यादा रही। मैं तो आश्चर्यचकित था कि भले मुस्लिम वकील ग्रुप है या नॉन मुस्लिम वकील ग्रुप्स है, काफ़ी है ऐसे, जहाँ पे एक मुहिम चलाई गई, आम आदमी में भी ये मुहिम चलाई गई कि जब सरकार ने जेपीसी गठित की और कहा कि लोग ऑनलाइन भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन, कि आप जनता को ताकत दे रहे हो, जनता को कह रहे हो कि हमें आपको सुनना है, जो कि सरकार का डेमोक्रेसी में कर्तव्य है। करेक्ट। लेकिन जनता को सुनना है का मतलब क्या है? जनता खुद विचार तो पहले करे। लोग एक्सप्रेस करना चाहते लेकिन सोचना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। कितने लोगों ने बिल ठीक से पढ़ा था? उससे पहले कितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, पिछले वफ एक्ट पढ़े हैं? शायद किसी ने पढ़े हो। लेकिन 1 करोड़ सुझाव ऑनलाइन भेजे गए। कैसे भेजे गए? तो लिंक सर्कुलेट की जा रही थी इस बिल के समर्थन में और विरोध में भी, दोनों तरफ से लिंक सर्कुलेट की जा रही थी कि देखिए आपका नुकसान होगा अगर ये बिल पास हुआ या फेल हुआ, तो आपका नुकसान होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना मत दीजिए। इस तरीके से तो कानून नहीं बनने चाहिए। ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं मानता हूँ मैं। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत तरीके से पार्टिसिपेशन लोगों का हुआ है। लोगों का पार्टिसिपेशन इन्फॉर्म्ड, मतलब जानकारी के साथ होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है, लोगों में कम से कम चर्चा हो रही है। क्यों ज़रूरी है चर्चा? इसलिए नहीं कि ये आम आदमी के भले के लिए वफ़ किया है, इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपने सुना होगा रेलवे और डिफेंस के बाद ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन आज वफ़ के पास है। इतनी बड़ी ज़मीन जिस संस्था के पास है, उसका नेशन बिल्डिंग में क्या रोल रहा है? आप एक नागरिक को पूछते हो कि अपने आप से सवाल पूछो कि इस देश का मैं नागरिक हूँ, मैं इस देश के लिए क्या योगदान दे पा रहा हूँ? अगर एक आम आदमी को भी ये सवाल आप कहते हो पूछना चाहिए उसने खुद को, तो इतनी बड़ी संस्था जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका इस देश नेशन बिल्डिंग में, देश के विकास में क्या योगदान रहा है, इस पे तो चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। आई एग्री। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिस समाज के पास है, उस समाज में इतनी गरीबी क्यों है? ये सवाल तो उस समाज के लोगों ने पूछना चाहिए। मुतवल्लियों को जाके पूछना चाहिए कि भाई इतनी लाखों एकड़ ज़मीन हमारे पास है, आपने समाज के लिए क्या काम किया है? क्या केवल मदरसे और मस्जिद खोलना, दरगाह की देखभाल रखना, इसी के लिए वक़्फ़ रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो भारत के बाहर वफ़ की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को जैसे देश में जो पहला विश्वविद्यालय बना, वो वफ़ के आधार पे बना, वो आज तक चल रहा है। वाह। हज़ारों साल चल रहा है। एक बगदाद और बाकी इलाकों में पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनी, बड़ी-बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनी, वफ़ के आधार पे बनी। बड़े अस्पताल बने, जिन्होंने सबको सुविधा दी, तो वो वफ़ के आधार पे बनी। आज आप जो मोर्चे निकाल रहे हैं वफ़ अमेंडमेंट बिल के समय पे भी और पास होने के बाद, ये कानून बनने के बाद काफ़ी लोग रास्ते पर उतर के आए हैं अपने, क्योंकि जो लोग अपने नेता बने बैठे हैं उन्होंने अपील किया है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे आ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। आप किसी भी भीड़ में जाके पूछिए उनसे, क्योंकि वो उनके समाज की बात हो रही है, उनसे पूछिए कि 4 वफ़ बताएँ जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज़ादी के बाद इंडिया में कंट्रीब्यूशन दिया हो। सेक्युलर एजुकेशन में अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाए हो वफ़ के आधार पे, अस्पताल बड़े-बड़े बने हो वफ़ के आधार पे। उनको पूछिए 4 बता पाएँगे वो? शायद नहीं बता पाए। तो ये सोचने वाली बात है और ये सिर्फ़ गैर मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम समाज को सोचने वाली बात है। और इस पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस वफ़ के पास इतनी बड़ी ज़मीन है और सब लाखों करोड़ों की बात हो रही है हर चीज़ में, 1986 में
लोग ये आपके श्रोतागण भी मैं उनको अनुरोध करूँगा कि वो देखें लाइब्रेरी में जाके पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में 1986 में जब शाहबानो का एक फेमस जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तब भी मज़हबी राजनीति के दबाव में आकर सरकार ने एक नया कानून लाया था। मुस्लिम महिलाओं के हित का रक्षण के नाम पे वो कानून लाया था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि तब डिबेट में ऐसी बात आई थी कि ठीक है, हम ऐसा प्रावधान करते हैं इस कानून में कि वक्फ बोर्ड जो है वो तलाकशुदा इन औरतों का, जो गरीब वर्ग की है, जिन्हें शायद मायके का भी आधार नहीं होगा तलाक के बाद, ऐसी औरतों को, ज़रूरतमंद औरतों का ख्याल वक्फ बोर्ड की आमदनी से किया जाएगा। तो काफ़ी सारे संसद महोदय उठ के उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कहाँ पैसा है? इतना पैसा ही हमारे पास नहीं है कि हम इन गरीब तलाकशुदा औरतों का ख्याल रख सके। और आज ये बोल रहे हो कि हमारी लाखों एकड़ ज़मीन और लाखों करोड़ों रुपए पे सरकार अपनी निजीकरण करना चाहते हैं, सरकार की नज़र उस प्रॉपर्टी पे है, इसलिए ये कानून लाया गया है। तो ये जो दोगलापन है, ये अचरज करने जैसी बात है बिल्कुल। कि 1986 में आपके समाज की ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए आपके पास पैसा नहीं था वक्फ बोर्ड के पास। आज इतना ज़्यादा पैसा आ गया और फिर भी और उसका काम नहीं हो रहा है। आज भी उस समाज के जो अनाथ लोग हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं उनके। और वक्फ क्या कंट्रीब्यूशन किया है वक्फ ने? उस समाज के लोगों ने मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड को जाके और उनके मजहबी राजनीति करने वाले सभी नेताओं के घर पे जाके ये सवाल पूछने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। आई एग्री। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो प्रॉपर्टीज़ क्लेम की गई हैं वक्फ के द्वारा, उसमें काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का था, जिसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी थी। तो क्या इस अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर हो चुका है? मैं इस अमेंडमेंट का वैसे स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक दो मुद्दे, मसले छोड़कर मुझे लगता है कि अमेंडमेंट एक सही दिशा में पहल रही है। कुछ खामियां भी है कि और कुछ ज़्यादा कर सकती थी सरकार, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार सरकार के पास उतने नंबर नहीं है। 400 पार मोदी सरकार शायद कुछ और करती थी तो ठीक, शायद हो सकता था, लेकिन पता नहीं वजह क्या है। उन्होंने मेरे ख्याल से ये पीसमिल मैनर में संशोधन किया है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी 2013 के कानून में कि वक्फ बोर्ड को आपने बहुत ज़्यादा ताकत दे दी थी कि वक्फ बोर्ड ही इंक्वायरी करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। जो वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए वही खुद इंक्वायरी कर रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वही डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये शायद नॉन मुस्लिम या गवर्नमेंट की भी होगी, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने समय रहते हुए वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया उसके खिलाफ। तो वो डिसीजन भी फाइनल माना गया वक्फ बोर्ड का कि ये अब हो गई वक्फ। तो इसका दुरुपयोग भी स्वाभाविक है। एक इंसान की नीयत होती है, आखिर वक्फ बोर्ड में भी आदमी बैठे हैं, लोग ही बैठे, तो इसका दुरुपयोग स्वाभाविक है और हुआ भी है। तो इसके चलते अभी आप ये बात देखिए कि मैंने कहा वक्फ क्या होता है, तो मैं अगर मुस्लिम हूँ और मैं हदीस में और उमर ने जब पूछा था प्रोफेट मोहम्मद से कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का क्या करूँ, समाज के भले के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, खुद के लिए केवल इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह के नाम पे दे दो। तो मैं अल्लाह को मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज का भला हो, तो मैं अपनी ही प्रॉपर्टी दूंगा ना, किसी दूसरे की हड़प के कैसे दे सकता हूँ? उसमें भलाई कैसे हो सकती है? तो मेरी शुरुआत ही मैं किसी का बुरा करके भला कैसे कराऊंगा समाज का? तो हड़पी हुई प्रॉपर्टी कैसे वक्फ हो सकती है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मेरी तो थी नहीं, तो वक्फ कब हुई? वक्फ बाय यूजर भी वैसे ही। अरे जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है उसे वक्फ कैसे करार दिया जा रहा है?
तो ये सेक्शन 40 का मिसयूज़ करते हुए वक्फ बोर्ड ने काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की थी और उसी को सुधारने के लिए नए कानून में प्रावधान किया है, उसका स्वागत ही करना चाहिए और वो अ, तुरंत तो सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उसमें कहा है कि एक डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर जो है, वो इंक्वायरी करेगा और वो रिपोर्ट बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। तो वो कागज़ देखेगा, दोनों पक्ष के कागज़ देखेगा और फिर अगर उसे लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो वैसा रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा और वक्फ बोर्ड को भी गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि आप भी अपने रिकॉर्ड को सुधारित करो, अपडेट करो और उसको डिलीट कर दो। तो गवर्नमेंट भी तो समाज के भले के लिए ही है। भले ही वो ऐसे काम ना करे कभी-कभी अधिकारी लोग, लेकिन गवर्नमेंट तो है सभी समाज के भले के लिए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो ये अच्छी बात होगी। इसमें एक और चीज़ जो कई लोगों ने पूछा है वो ये था कि पूरी तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ये राइट्स दे देना, ठीक है, किस हद तक सही है? देखिए आप ख़ास बात देखिए ये कुछ वकीलों ने भी ऐसा कहा है, उन वकीलों को राजनीति के कारण होगा, कंपल्शंस होंगे। उन वकीलों ने तब नहीं पूछा कि आप वक्फ बोर्ड को इतने ज़्यादा पावर्स कैसे दे रहे हो? कि वक्फ बोर्ड ही कैसे डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं? और उसके बाद आपने ये भी नहीं पूछा कि फिर आम आदमी जो है, जो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम हो, जिसकी प्रॉपर्टी आप छीन रहे हो उससे, सही होगा निर्णय या गलत होगा, लेकिन उसका निर्णय किसने करना चाहिए? एडजुडिकेशन का काम न्यायालय का है, कोर्ट का है। आपने कोर्ट को भी हटा दिया। आपने तब आपत्ति नहीं जताई। अब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट इज़ जज इन इट्स ओन कॉज़। ये एक मुद्दा है जो उठाया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी महानुभावों से कि जब एनएचएआई एक्ट में संशोधन हुआ है और वो कानून बना है, तो गवर्नमेंट आपकी ज़मीन लेने आई है, ब्रिज बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए। नेशनल इम्पोर्टेंस, पब्लिक इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट वो हस्तगत कर रही है। अधिक्रमित जब गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका वैल्यूएशन कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑफिसर ही डिसाइड कर रहा है। चलो वो ऑफ़र दे रहा है, वो फाइनल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप जो प्रावधान दिया है, अगर आप नाराज़ हो कि ये वैल्यूएशन सही नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हो? आर्बिट्रेटर के पास। वो आर्बिट्रेटर कौन है? गवर्नमेंट नॉमिनी है, करेक्ट। चाहे वो कलेक्टर हो या पहले कमिश्नर हुआ करता था। तो यही सिस्टम तो उन कानून में भी है, जिसे असंवैधानिक तो करार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ये असंवैधानिक कैसे हुआ? और कौन करेगा? प्राइवेट एजेंसी करेगी? करेगा कौन? कोर्ट करेगा। तो आज गवर्नमेंट ऑफिसर अगर गलत निर्णय देता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इससे अगर आपको लगता है कि ये निर्णय गलत है, तो आपको रेमेडी तो है, जैसे आम आदमी को है वैसे वक्फ बोर्ड को भी रेमेडी है कि आप कोर्ट जाइए और बताइए कि ये निर्णय गलत है। ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा और कहेगा कि नहीं ये निर्णय गलत है। तो मुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं लगती है। कॉस्ट ऑफ सर्वे वाला टॉपिक था जो इससे पहले के अमेंडमेंट्स में था। इस अमेंडमेंट में उसको छुआ तक नहीं गया है, वो अभी भी गवर्नमेंट के खाते में रखा गया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो गवर्नमेंट जानती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पहले प्रावधान था शुरुआती दौर में कि वक्फ बोर्ड जो है, मुतावली हर वक्फ जो है वक्फ वो कंट्रीब्यूट करेगा सर्वे का कॉस्ट उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्योंकि देखिए आपने इसके लिए ज़रूरी है लोगों को देखना 1923 का एक्ट, जो ब्रिटिशों ने पहला कानून बनाया था वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए। बहुत ही सरल और छोटा सा कानून है, लेकिन क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया हुआ कानून था। उन्होंने कहा था कि आप, और तब भी कंट्रोवर्सी क्या थी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का निजीकरण हो रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसे काफ़ी मुतवल्ली और राजनीति करने वाले लोग हैं जो ना खुदा से डरते हैं ना कानून से डरते हैं, और ऐसे मुतवल्लियों को किसी ने जेल में भी शायद ही भेजा हो। तो आज वक्फ प्रॉपर्टी को कम पैसे में लीज़ पर देना
और शायद ब्लैक मनी खुद के पास रख लेना। तो ऐसे बहुत सारी धांधलियाँ पहले भी हुई है। उसी को कंट्रोल करने के लिए 1923 में ब्रिटिश काल में पहला कानून बना था। तो आप देखिए, और 1954 में फिर स्वतंत्रता के बाद कानून बना। उसके बाद ही वक्फ बोर्ड पहली बार बना, तब पहले वक्फ बोर्ड नहीं था। तो कोर्ट ने क्या कहा, मतलब कानून में क्या कहा था कि आपकी प्रॉपर्टीज़ वेस्ट हो रही है, मिसमैनेज हो रही है, तो सरकार मदद के लिए आ रही है। तो ठीक है, हमने कानून बनाया, आपकी प्रॉपर्टीज़ को मिसमैनेजमेंट से रोकने के लिए हम मदद करेंगे, लेकिन खर्चा तो आपको ही उठाना पड़ेगा। लाभ तो आपका है, प्रॉब्लम्स आपके हैं। तो वक़्फ़ का अगर सर्वे होगा और वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ पहचान में आएगी, तो वक़्फ़ ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो मॉडल मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही था। अब क्या कारण है, मैंने जैसे कहा, शायद नंबर्स के वजह से सरकार ने ये सोचा होगा कि इस प्रावधान को हम आज टच भी ना करें, तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये राजनीति की बात है कि आप किस हद तक और किस प्रावधानों को आप छूना चाहते हो, बदलना चाहते हो, और किस प्रावधानों को आप नज़रअंदाज करना चाहते हो। बेसिकली जैसे मैं समझ पा रहा हूँ एज ए कॉमन मैन, ठीक है, क्या सरकार ने ये किया है कि इसमें एक विन विन सिचुएशन रखने की कोशिश की है? हाँ, बिल्कुल, मैं उसी तरीके से देखता हूँ इसे। और मैं जैसे कहा मैंने कि राजनीति तो होती ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक तबके को नाराज़ भी नहीं करना है, क्योंकि नैरेटिव्स पहले ही इस सरकार के खिलाफ काफ़ी स्प्रेड किए गए हैं कि जी। ये मुस्लिम समाज के खिलाफ काम करने वाला पक्ष और सरकार है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको पुष्टि मिले, ऐसा कुछ ना हो। तो शायद ये भी एक कारण होगा। एक और नई चीज़ जो की गई है वो ये है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन भी मैंडेटरी कर दिया है। मतलब सिर्फ होगा ऐसा नहीं, तो मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे, मतलब देयर आर टू क्वेश्चंस। भाग एक क्वेश्चन का ये हो सकता है कि ये किस हद तक जायज़ है। भाग दो, कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी उस विषय में समझ कम होने के कारण क्या इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा? अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी है। अ, ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि क्या अब हिंदू ट्रस्ट में, गुरुद्वारों में, सिखों के ट्रस्ट में आप मुस्लिम या दूसरे धर्मियों को भी प्रवेश देंगे? फिर मुसलमानों के ही इसमें आप क्यों इंटरफियर कर रहे हो? अ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप वक्फ बोर्ड को समझिए। देखिए, वक्फ की बात कही थी हदीस में या उसके बाद भी। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल तो 1995 के कानून से आया है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो ये तो कानून ने बनाया हुआ है। अब कानून ने बनाया है तो कानून इसे बंद भी, ख़त्म भी कर सकता है, इसमें बदलाव भी ला सकता है। वक्फ जो है वो धार्मिक चीज़ है कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे मुसलमान के तौर पे मुझे अपनी कुछ चैरिटी करनी चाहिए, अपनी कुछ प्रॉपर्टी समाज के लिए भी लगानी चाहिए, और ये हर धर्म में कहा गया है वैसे। तो मैं वाकिफ़ या मुतवल्ली की जब बात करता हूँ, तो वहाँ वक़्फ़ है। उसमें इंटरफेरेंस, ये धार्मिक इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन जो, जैसे मैंने कहा कि मिसमैनेजमेंट जो हो रहा था, जो मुतवल्ली लोगों के कारण गलती, मतलब समाज का हित नहीं हो रहा था। वाकिफ़ ने सोचा था गरीब के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इसका निजीकरण हो रहा था, मतलब कुछ प्राइवेट लोग एनक्रोचमेंट कर रहे थे और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके चलते ब्रिटिशों के समय से ये कानून बना है। करेक्ट। तो ये मुतवल्ली को करेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ये बना था। और इसके पहले तो चैरिटी कमिश्नर जैसे जो ऑफिसर्स थे, उनके दायरे में ही था ये विषय। तो अगर चैरिटी कमिश्नर तो थोड़ी ना धर्म देख के अपॉइंट किया जाता है, वो तो किसी भी धर्म का ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसे धर्म से क्या लेना देना। देखिए, एक जज है, जब जज बैठा है डिसाइड करने के लिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का केस सुनवाई ले
या साबरीमाला का सुनवाई ले, वो तो मज़हब का लेबल लगा के नहीं बैठता है ना, करेक्ट। वो अपना ड्यूटी निभाता है। तो ये चैरिटी कमिश्नर का रिप्लेसमेंट है। जो वक्फ बोर्ड और आपने काउंसिल बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन को आपने रेगुलेट करने के लिए इस संस्था को बनाया है, सेपरेट संस्था को बनाया है। गलती तो यहीं हुई है, ये मॉडल ही मैं गलत मानता हूँ। लेकिन चलो अभी ये मॉडल है, तो इसमें नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम का आपने अगर उनके लिए प्रावधान भी किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 में से 4 नॉन मुस्लिम होंगे, तो ये तो 20% भी नहीं हुए। आप 20% से भी परेशान हो रहे, तो 18 तो मुस्लिम ही हो गए। मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा मुस्लिम ही होंगे, वो तो अपने धर्म का, अपने समाज का हित ही देखेंगे ना। बिल्कुल। कितना देखा है आज तक ये अलग बात है, लेकिन वैसा ही देखेंगे। तो इस और आप देखिए कि कौन से कैटेगरी से नॉन मुस्लिम्स जा रहे हैं। जो जज है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रावधान है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो वो जब मैटर्स डिसाइड करते हैं तो वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है ना जज, वो किसी भी धर्म का हो या नास्तिक भी हो सकता है। तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, इसे गैर संवैधानिक करार करना इतना आसान नहीं है। और क्योंकि ये धर्म में सीधा-सीधा इंटरफेरेंस आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ़ मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है, प्रॉपर्टी का अगर रिकॉर्ड ठीक से नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं हो रहा है, तो उसी में आप डायरेक्शंस दे रहे हो, कुछ कार्रवाई कर रहे हो, तो इसमें तो कोई भी कर सकता है। तो जो आपने अभी बताया उसमें से जो मैं समझ पा रहा हूँ एज ए कॉमन मैन, वो ये है कि एक कमेटी में 22 लोग होंगे और उसमें से सिर्फ 4 लोग जो होंगे वो नॉन मुस्लिम्स होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, और स्टेट वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 11 में से 4 लोग मैक्सिमम। तो दोनों ही सिचुएशंस में कहीं भी ऐसा कोई मतलब दिन नहीं आएगा जब जो कमेटी है उसने जो डिसीजन लिया उसको कोई ओवरटर्न कर पाए, बिकॉज हमेशा जो भी डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के आधार पे होगा, वो कम्युनिटी के मेंबर्स के। सही और है। जैसा आपने कहा कि अगर 20% से भी कम नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो चाहे जिस भी दिन उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते। सो एक बात देखिए, मैंने ये भी कहा आपको कि वो नॉन मुस्लिम्स कौन है, वो शायद जज भी होगा। एग्जैक्टली। तो वो क्या इतना बायस्ड होगा अचानक रिटायरमेंट के बाद? बिल्कुल नहीं। और एक बात देखिए, चाहे वो एमपी हो या 2 नॉन मुस्लिम्स कौन है जो जॉइंट सेक्रेटरी है सरकार में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो शायद नॉन मुस्लिम भी हो सकता है या मुस्लिम भी हो सकता है। जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, करेक्ट। वो नॉन मुस्लिम है। तो ये जो 4 बनते हैं वो ऐसे 4 बनते हैं, तो वो मिनिस्टर को भी तो सोचना पड़ेगा राजनीति में जब है, कि उसके भी तो फॉल आउट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, करेक्ट। जो उसको राजनीति में हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है। एंड इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मैं समझ पा रहा हूँ वो ये भी है कि हम लोग ऐसे गली मोहल्ले में किसी को भी उठा के उसके मेंबर नहीं बनाने वाले हैं। अपेरेंटली जज कहिए या फिर अगर हाई कोई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। एग्जैक्टली। और अगर मान लीजिए कोई सीनियर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स कह लीजिए, ये सारे ही लोग एक लेवल के एग्जाम्स क्रॉस करके फिर उस ओहदे तक पहुंचते हैं, जिसका मतलब उनके माइंड में जो रैशनैलिटी है वो एक अलग लेवल की होती है जिसको आप चैलेंज शायद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एग्ज़ाम से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस, बिल्कुल। कि उन्होंने पब्लिक लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, करेक्ट। और केवल एक मज़हब के लिए नहीं, तो जनरल पब्लिक लाइफ में आप उनको सामने ला रहे हो। तो शायद विचार यही है कि वो कोई भी मज़हब का हो, इन पब्लिक इंटरेस्ट ही काम करेगा। ऑफ कोर्स। तो उसका स्वागत करना चाहिए ऐसे एडिशन का। लेकिन देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, जैसे आप किसी को कुछ प्रिविलेजेस दे दो, तो वो धीरे धीरे समय के चलते वो ये सोचता है कि ये मेरा हक है, ये प्रिविलेज या कंसेशन नहीं है, ये मेरा हक है। तो वैसे ही इसके पहले जो मॉडल थे, वो केवल मुसलमान ही बोर्ड का मेंबर होगा, मुसलमान ही काउंसिल का मेंबर होगा, ऐसा मॉडल आपने पेश किया। 75 साल आपने ये मॉडल चलाया,
तो अब उसको तो लगेगा ना। तो इसमें दोष उन समाज के सामान्य लोगों का भी नहीं है कि जिसे आज लग रहा है कि नहीं सरकार कुछ गलत कर रही है हमारे साथ। इसलिए लग रहा है उसे क्योंकि 75 साल तक तो कोई और गैर मुस्लिम नहीं था, फिर आज क्यों आ रहे हैं? और फिर जब ये सरकार ख़ास करके ऐसा कुछ कदम उठाती है, फिर तो बदमाशी ही होगी। मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ साझा करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि एग्जाम्पल सही है या गलत है मैं जो बता रहा हूँ। हम अभी मुंबई में बैठे हैं। मुंबई में एक बहुत फेमस साउथ मुंबई में एक मैदान है जिसको क्रॉस मैदान कहते हैं, जो कि बिल्कुल फैशन स्ट्रीट के पीछे है। मैं जब खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में हमको एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया था कि उसमें क्या है कि लोग बीच में से चल के जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, क्योंकि वरना उनको पूरा क्रॉस मैदान गोल घूम के जाना पड़ेगा, सेमी सर्कल। बिल्कुल। तो एक दिन ऐसा आया जब दोनों तरफ गेट लगा दिए गए और उसको बंद कर दिया गया, और लोग इस टॉपिक को लेके हाई कोर्ट चले गए थे, मतलब डायरेक्ट हाई कोर्ट, मुंबई के हाई कोर्ट, कि ये हमारा लॉ ऑफ इजमेंट के मुताबिक हक बन चुका है, हमको जाना है और आप हमको स्टॉप नहीं कर सकते। एंड जो जजमेंट आया वो पब्लिक के फेवर में था। नहीं ऐसा आपने सही मुद्दा कहा है, जो बिल्कुल सटीक बैठता है जो मैंने कहा कि आप कंसेशंस दो, प्रिविलेजेस नहीं कहूँगा मैं, कंसेशंस दो और लोग अपना हक मान लेते हैं। बिल्कुल। और फिर जब पब्लिक आउटक्राई और डिमांड होती है तो कोर्ट भी सोचता है, या सरकार हो, अधिकारी हो, खास करके राजनेता हो, तो वो दब जाते हैं और वो उनके थोड़ा पक्ष में निर्णय आता है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। सो बेसिकली एग्जाम्पल करेक्ट था कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोग हैं उसको समझते नहीं हैं और उसको हक मान के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, यस। और एक इसमें ये बात होती है कि आप कोई भी आदमी हो, वो थोड़ा अपने निजी जीवन में भी स्टेटस कोइस्ट होता है कि मेरा जीवन एक तरीके से चल रहा है, तो उसमें मैं बदलाव नहीं चाहता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो बदलाव के का स्वागत करते हैं। तो ये भी कारण है, जैसे मैंने कहा 75 साल से कुछ चीज़ चल रही है, शायद वो इतनी अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन चल रही है ना, तो उसमें आप छेड़छाड़ मत करो, ऐसा सोचने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। बिल्कुल। इसी से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो था वक्फ बाय यूज़र। आपने थोड़ी देर पहले भी उसके ऊपर चर्चा की। वक्फ बाय यूज़र को अगर हटा दिया गया है इस नए अमेंडमेंट के मद्देनज़र, तो उससे क्या ये सच में ऐसा हो जाएगा कि जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग चैरिटेबल ट्रस्ट थे या इंस्टीट्यूशंस थे वक्फ के अंडर, ओके, उनकी जो अस्तित्वता थी वो पूरी तरह खतरे में आ जाएगी? और क्या अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कोई वापस प्रावधान किया गया है? आप देखिए, ये भी एक कंट्रोवर्सी का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करते वक्त कानून में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है, उसको धक्का नहीं लगेगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। वंस रजिस्टर्ड इट इज़ प्रोटेक्टेड। ओके। इसके बाद नहीं होगा। अच्छा। तो ये भी मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा, शायद नंबर्स और राजनीति को दिमाग में रख के एक लंबी छलांग लगाने के बजाय स्टेप बाय स्टेप सेफ प्रोविज़न की है सरकार ने, जितना ज़रूरी है उतना ही हम करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये डर डर के शायद किया है उन्होंने। देखिए, वक्फ बाय यूज़र भी कमाल की चीज़ है। जैसे मैंने कहा, एक वाकिफ़ का होना ज़रूरी है। शुरुआत तो वाकिफ़ से, उमर की जो कथा है या उसके बाद भी जो खलीफों ने काफ़ी किया था, तो कोई व्यक्ति था जो अपनी ज़मीन, जिसके हक में वो ज़मीन थी, वो दे रहा था। डीड चाहे लिखावट हो या ना हो, ओरल हो या कैसा भी हो, लेकिन वो व्यक्ति है, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से, चाहे वो अस्पताल के लिए हो, लाइब्रेरी के लिए हो, वो दे रहा है और कह रहा है कि इसके लिए इस्तेमाल करो। लेकिन वक्फ बाय यूज़र क्या है? बस एक तरीके से इस्तेमाल होता गया, अब हक बन गया। केवल हक नहीं बना है, तो वो वक्फ बन गया। तो उस हक को, और हद ये है कि ऐसा लिखा था कानून में, वक्फ बाय यूज़र का जब संशोधनों के उन्होंने डाला था कानून में, तब लिखा था कि इसका इस्तेमाल भी बंद हुआ हो काफ़ी सालों के लिए, फिर भी वो वक्फ रहेगा। समाज की उधर ज़रूरत थी, लोकल नीड थी, तो किसी ने अगर कहा होगा कि ठीक है आप यहाँ पे नमाज़ पढ़िए, और सालों साल पढ़ने दी। अब आप सोचिए, इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बड़ा पार्टीशन हुआ था और काफ़ी ऐसे गांव थे जहाँ से
मतलब इट वाज़ अ एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ से हिंदू सिख भाग कर आए, क्रिश्चियंस कुछ आए, यहाँ से मुसलमान भाग के गए। तो उस गांव में तो रहे नहीं मुसलमान। तो जब थे तब किसी ने कहा कि करो इस्तेमाल, अब तो नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं, इस्तेमाल बंद भी हुआ होगा तब भी वो वफ रहेगा। ना देने वाला है कोई दान, ना धन्यवाद। इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन फिर भी वफ रहेगा। ये कौन सी जिद है? ये कैसा डेफिनेशन? बस सरकार है, कानून बना सकता है तो आपने बना दिया। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो कि नहीं जानी चाहिए थी वो वक़्फ़ में गई, और उसका भी फिर राजनीति के लिए ही काम में आया। अभी ये संशोधन के माध्यम से सरकार ने सोचा है कि हम वफ़्फ़ बाय यूज़र देखिए। और दूसरी बात, 1923 में कानून बना ब्रिटिशों के काल में, पहला कानून, तब भी कहा था कि आपको रजिस्टर करना है। देखिए, जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे और सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि वफ़्फ़ है, तब तक वो मैनेज क्या करेगी? क्या सुपरविज़न करेगी? मुतवल्ली गलत कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास बिल्कुल। और वो सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। तो मैं सुपरविज़न और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना चाहता हूँ, जो वफ़्फ़ कानून का मुख्य उद्देश्य है। तो रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ना, मुझे कागज़ तो चाहिए, मुझे पता तो चाहिए कितना वक़्फ़ है, कितनी प्रॉपर्टी है। और आप कह रहे हो कि एक इसमें युक्तिवाद ये है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो नहीं था, करना था। तो रजिस्ट्रेशन, लेकिन कानून का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो बिना रजिस्ट्रेशन के फुलफ़िल ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपको जानकारी पहले मिलनी चाहिए। और आप 100 साल तक, आज 1923 से 2023 100 साल हुए, आप रजिस्टर नहीं करोगे, आप कागज़ नहीं दिखाओगे, ऐसा कैसा चलेगा? आप कह रहे हो कि अब कागज़ कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, 100 साल थे रजिस्टर करवाने के लिए, तब कौन कागज़ माँग रहा था? कर लिया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये कानून भी कहता है कि रजिस्टर हो गया तो हो गया, इसे हम टच नहीं करेंगे। तो ये किसकी गलती है? भाजपा ही तो नहीं बैठे थे वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जाके, मुतवल्ली तो वो नहीं थे। तो वो मुतवल्ली की ज़िम्मेदारी थी, वो एज़ अ पब्लिक कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। मुतवल्ली क्या है? प्रॉपर्टी मैनेजर नहीं है, वो समाज के हित में जो दी है प्रॉपर्टी, उसका कस्टोडियन है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो, उसने अगर उस अपने ड्यूटी को सही से निभाया होता तो आज तक सभी वफ़ रजिस्टर हो जाने चाहिए थे। 100 साल लंबा समय मानता हूँ मैं। और इसलिए ये जो भय निर्माण किया गया है मुस्लिम समाज में, मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के हर युवक ने, पढ़े लिखे आदमी ने, कम से कम सवाल पूछना चाहिए उन्हीं नेताओं से और लोगों से, 100 साल में आपने क्यों नहीं रजिस्टर किया? पहले इसका जवाब दीजिए। आपने कितने मुतवल्लियों पे कानूनी कार्रवाई की? पहले इसका जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड के मेंबर अगर सही से काम नहीं कर रहे थे तो आपने किसको हकाल दिया था? सवाल उनसे पूछना ज़रूरी है जो सत्ता में थे। और तभी हमें समझ में आएगा कि इस जो संशोधन हुआ है उसकी ज़रूरत क्या है और वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड की ही तर्ज पे और जो वक्फ बाय यूज़र है खास करके उनकी तर्ज पे एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इस अमेंडमेंट में। उसमें ये भी लिखा गया है कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ओके, तो आप एज अ अगेन स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है, आप इसको इंक्लूजनरी देखते हैं या डिस्क्रिमिनेटरी देखते हैं? अब इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि ये कानून सही नहीं है कि आप 5 साल काफ़ी आर्बिट्रेरी है, 3 साल क्यों नहीं? कोई भी पूछ सकता है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? हम सरकार है, हम कानून बनाएँगे। ये बस वही बात हुई जो पहले सरकार ने की, अब आप भी वैसे करो कि हम कहते हैं 5 साल। शायद 7 साल भी आपने कहा होता या 2 साल भी कहा होता। बिल्कुल, 2 साल क्या कम है? आई एग्री। तो ये तो आपने फिक्स कर दिया, एक नंबर है, आपको क्यों सही लगा आप भी जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि एज़ अ मुस्लिम मुझे हक है, मतलब जो भी मुस्लिम होगा उसे हक है कि मैं अपने समाज के लिए, और मैं अल्लाह के नाम पे अपनी ज़मीन, खुद की ओनरशिप वाली ज़मीन दान दे दूँ। उसके लिए मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। देखिए, अगर ये
ऐसा कहता था कि हु इज़ अ मुस्लिम और रुक जाता था तो एक बात थी, मैं मुस्लिम हूँ मतलब मैंने क्या करना चाहिए? मैंने 5 बार नमाज़ पढ़ना तभी मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। मैं हज जाके आऊँ और नहीं गया तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, ऐसा है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो मैं क्या दिखाऊँ? तो ये तो बात है कि मैं देखिए एक्सटर्नल जो मतलब दिखावट के बिना भी मैं अपने धर्म को मानते हुए अपनी ज़िंदगी साझा कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मुझे एक दिन लगा कि ठीक है, अब समय आया है कि मैंने अपने लिए जी तो लिया, अब मैं समाज के लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो इसमें ये सब प्रावधान लाके मैं सोचता हूँ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट इनविटेशन दिया है, कंट्रोवर्सी को आपने इनवाइट किया है। और जो मैं सोचता हूँ कि अननेसेसरी है। आप मुसलमानों के हद तक कैसे था, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि नॉन मुस्लिम भी पहले वफ़ कर सकते थे। जी। 2013 के कानून का ये बहुत ही अचरज करने वाला संशोधन था। देखिए नॉन मुस्लिम मात्र हिंदू नहीं है, हमारे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण मज़हबी राजनीति का फॉलआउट है। नॉन मुस्लिम एक नास्तिक भी हो सकता है। बिल्कुल। एक जो बुद्धिस्ट होता है, सही पैमाने पे बुद्ध जो है वो भगवान को नहीं मानते, जिस तरीके से हिंदू या मुसलमान मानता होगा। तो वो अल्लाह के नाम पे ज़मीन कैसे कर रहा है? जिसको मैं मानता ही नहीं हूँ अस्तित्व, उसके नाम पे ज़मीन दे के जा रहा हूँ परमानेंटली। मैं समाज के लिए तो काम कर सकता हूँ। देखिए आज भी गैर मुस्लिम सभी समाज के लिए, उसमें मुसलमान भी आते हैं। जब मैं अपना समाज कहता हूँ तो मैं मुसलमानों को एक्सक्लूड कैसे कर बिल्कुल। सकता हूँ? मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो मैं तो समाज हित के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट आज भी बना सकता हूँ। करेक्ट। उसे तो किसी ने रोका नहीं है, सरकार ने रोका नहीं है। सरकार ने सिर्फ़ ये कहा है कि गैर मुस्लिम नहीं वक़्फ़ कर सकता है। ये तो जिसकी धारणा है मुसलमान जो है और जो चाहता है कि मैं अल्लाह के नाम में, क्योंकि उस पे अल्लाह पे उसका विश्वास है, वो और हदीसों को मानता है, उसको मान के वो वक़्फ़ कर रहा है। तो ये संशोधन उस हद तक स्वागत करता हूँ मैं कि एक मुस्लिम, और इससे पहले भी 2013 के पहले अगर आप 1954 का कानून देखेंगे तो उसमें एक मुस्लिम ही कहा गया था कि मुस्लिम करता है तो वो वफ़ माना जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने कुछ आगे बढ़ के कहा है कि 5 साल आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहो। तो इसके वजह से एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी तो बनी है। अब देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस है तो क्या होता है। एक और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी ये भी है कि पहले जो अथॉरिटी थी इस पूरे विषय में, ठीक है, वो एक ट्रिब्यूनल के पास हुआ करती थी। अब वो अथॉरिटी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट आधार स्तंभ जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास आ गई है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि खास करके जो मुस्लिम समाज है, ओके, जिनके मन में इसके ऊपर एक गलत अवधारणा बनाई जा रही है या कोशिश की जा रही है, उन्होंने इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैं अपील करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी श्रोताओं को, जो भी ये देख रहे हैं उन्होंने सोचना चाहिए नागरिक के तौर पे, अपने मज़हब का लेबल लेकर नहीं, नागरिक के तौर पे हर कानून की तरफ देखना चाहिए, सही है या गलत है। तो आसान हो जाएगा, सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए इसमें इतना ही कहा है कि वफ़ ट्राइब्यूनल का निर्णय जो है वो अंतिम नहीं होगा। वफ़ ट्राइब्यूनल समाप्त नहीं किया है, ख़त्म नहीं हुआ है। वफ़ ट्राइब्यूनल है, अब उसमें तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज बैठेगा। सिविल जज होते थे पहले, अब उससे ऊपर के डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन रहेंगे। बिल्कुल। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर गवर्नमेंट का, वो भी उसका एक मेंबर रहेगा, और एक इस्लामिक स्कॉलर भी। ऐसे 3 मेंबर की ये ट्राइब्यूनल है जो काम अभी आगे भी करने वाली है। लेकिन इतना ही प्रावधान किया है संशोधन कि उसका निर्णय भी अंतिम नहीं होगा। उसके निर्णय से अगर आप नाराज़ हो, आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, तो अपील का प्रावधान किया है। उस पर भी अचरज करने वाली बात है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजनेता लोग हैं, उन्होंने उसमें भी गलती ढूँढी और उस पे भी कंट्रोवर्सी हुई और कह रहे थे कि हाई कोर्ट तो जा सकते हैं।
अरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो मैं किसी भी मसले पे जा सकता हूँ, लेकिन उसका दायरा कितना है, स्कोप क्या है, बहुत लिमिटेड है। और आपने अगर अपील का प्रावधान दिया है, तो देखिए अगर मेरे केस में दम है तो ही मैं जीतूँगा। अपील का मौका दिया है तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट कल वफ़ ट्राइब्यूनल के हर निर्णय में हस्तक्षेप करेगी, किसी एक ही व्यक्ति के हित में या एक ही तबादले के हित में करेगी। ऐसा तो कोर्ट के बारे में बायस्ड व्यू नहीं हो सकता है किसी भी राजनेता का, मैं मानता हूँ। क्योंकि जब भी इन पे ईडी के अगर रेड गिरती है तो ये कहते हैं हमें तो कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे पूरा विश्वास है। तो जब न्याय मिलने के लिए आप कहते हो कि हमें पूरा भरोसा है, तो इस कानून में इतना ही कहा है कि आप अपील कर सकते हो कोर्ट का, उसका तो किसी ने स्वागत करना चाहिए था। वो कंट्रोवर्सी जैसी बात ही नहीं है। नो और वो अपील भी हाई कोर्ट में जा रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ पे अपॉइंटीज है हाई कोर्ट जज लेवल के, उनके पास जा रहा है अपील भी। तो उसमें भी किसका, सरकार का या किसी का हस्तक्षेप की कोई सवाल ही नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर मैं इसको इस तर्ज पे देखूं कि ये जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, ये संवैधानिक रूप से अगर मैं पूछूं किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। मैं कहूँगा 80% तो सब सही लगता है संविधानिक रूप में। अब देखिए दो राय हो सकती है कि ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कोई सोचेगा कि ये सरकार ने थोड़ा ही किया है, कुछ और करना चाहिए था। और कुछ लोग बोलेंगे कि आपने स्टेटस को मेंटेन करना था, क्या खामियां थी, क्यों लेके आए आप संशोधन। तो दो राय तो हो सकती है, लेकिन जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा मैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 91 में जब हमने स्वीकार किया था, तब पॉलिसीज़ हमने काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज की थी। तब ऐसे केसेस काफ़ी निजीकरण जब हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय है इस पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है, उसमें हम पॉलिसी एक्सपर्ट तो नहीं है। तो हमें भले ही लगे एज अ पर्सन, एज अ जज, कि ये पॉलिसी से दूसरा कोई पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये चुनी हुई सरकार है उस समय की, जो निर्णय लेगी लोगों के हित में, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के दिया है, तो वो निर्णय करेगी। हम केवल गैर संवैधानिक अगर कुछ काम हो रहा है तो हम कहेंगे ये गलत है, हम नहीं होने देंगे। लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके आधार पे न्यायालय निर्णय नहीं देती है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 इयर्स का जो बात है, तो मुझे भी लगता है शायद इसमें कोर्ट कुछ इंटरफेरेंस कर सकता है। सरकार को मुश्किल तो जाएगा ही जस्टिफाई करना। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स मुझे नहीं लगता है कि प्राइमा फेसी गैर संवैधानिक है, वक्फ बोर्ड का अगर हम ध्यान में रखते हैं कि रोल क्या है, काम क्या है। एक बहुत फेमस लॉयर हैं, उनका नाम है श्री विष्णु शंकर जैन जी, ठीक है। उन्होंने इस अमेंडमेंट के ऊपर अपनी तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ आपत्तियां जताई हैं। ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके बाद काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई, जिसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी के गठन के बाद, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के राय आए थे या अभिप्राय आए थे, ठीक है। इन सब को मद्देनज़र लेके एक फाइनल ड्राफ्ट बना, जो उसके बाद पास हुआ, जो राष्ट्रपति जी ने भी पारित किया। इन सब के बावजूद भी आज ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मतलब अगर विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं कुछ खामियां हैं, और विपरीत पक्ष में जो बैठे हैं, ठीक है, प्रतिपक्ष में जो बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कुछ खामियां हैं। तो एज अ लॉयर, जो आपने अब तक इसको रिसर्च करके समझा है कि अभी क्या ऐसा बचा है ग्राउंड्स जिसके ऊपर ये चैलेंज हो रहा है? देखिए मैं जानता नहीं हूँ कि विष्णु शंकर जैन जी जो है हिंदू पक्ष के तरफ से वो बोलते हैं, तो वो उनके नज़र दृष्टिकोण से क्या खामियां हैं, तभी मैं कुछ कमेंट कर पाऊँगा। देखिए जैसे मैंने कहा, नंबर्स के चलते, क्योंकि ये सरकार अपने भाजपा के खुद के 288 तो नहीं है, 272 या जो भी लगता है, तो उसके खुद के तो नहीं है सब। किसी दो पार्टी का आधार लेके बनी हुई सरकार है, और फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं। हर पार्टी सोचती है, ये कहना गलत होगा कि नहीं नहीं भाजपा तो नहीं सोचती होगी, बिल्कुल सोचती है।
कांग्रेस और दूसरे पक्ष भी जो है विपक्ष में बैठे हुए वो भी राजनीति कर रहे, वो राजनेता ही है, वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल। बैठ के। दुर्भाग्य ये है कि वो समाज हित कम देख, काफ़ी बार ऐसा होता है कि समाज नीति या समाज हित कम देखते हैं और राजनीति को ही केवल बढ़ावा मतलब करते हैं पूरे समय से। तो देखिए दोनों पक्ष और विपक्ष को खामियां नज़र आती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, क्योंकि दोनों की दृष्टिकोण और इनको खामियां ये लगती है कि और कुछ ज़्यादा करना चाहिए था, और इन विपक्ष में तो खामियां ये है कि आपने किया ही क्यों? जो चल रहा था 2013 का ही कानून रखना चाहिए था, वो तो ये कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 इयर्स जैसे प्रावधान है, उसके चलते काफ़ी लोगों को विपक्ष में लगता है कि ये गलत हो रहा है। वफ़ बाय यूज़र वो चाहते हैं कि वैसे ही चलता रहे, रजिस्टर्ड हो ना हो, हमारा हक बना रहे, हमारी राजनीति मज़बूत चलती रहे, जिनकी उस पर आधारित है, ऐसा वो सोचते होंगे। और जो हिंदू पक्ष के हैं, वो सोचते होंगे जो कुछ कंट्रोवर्सीज़ जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की हुई, वैसे ही मंदिरों के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी, जहाँ पे मंदिर है या क्लेम है कि पहले मंदिर हुआ करते थे, उसमें भी वक्फ बाय यूज़र एज़ अ डिफेंस आता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस सरकार से उनकी कुछ ख़ास उम्मीदें होंगी। और ये वो सोचते होंगे कि ये हिंदू सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, तो इसलिए ड्रास्टिक चेंजेस लाना अ, उनकी मनीषा होगी और उनकी इच्छा होगी कि इस सरकार ने और भी करना चाहिए था। मैं सोचता हूँ इस एक्ट को पढ़ने के बाद कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। इसलिए इसलिए भी ये 80% संवैधानिक है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ कर एक बैलेंसिंग एक्ट किया है सरकार ने। और जैसे चैरिटी कमिश्नर के पास आप पूरे हक दे सकते थे आज भी, और आप सभी धर्मों को ये बोल सकते थे कि हमारे इसमें किसी भी धर्म को ना डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और ना ही प्रिविलेज दिया जाएगा। ये स्पेशल मॉडल्स और स्पेशल प्रोविजंस प्रिविलेजेस हम किसी को भी नहीं देना चाहते। कोई भी राजनीति करने वाला पक्ष और सरकार इतना इस हद तक जाएगी क्या, मुझे पता नहीं। और एक कंट्रोवर्सी इसमें है, जो है एएसआई मॉन्यूमेंट्स जो है, बिल्कुल। जिनको अ, अ, मतलब एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो होती है, जिनको डिक्लेयर किया है कानून के प्रावधान में कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ये विरासत है। 1903 के कानून में, यस। तो ये विरासत है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें कानून में कहा गया है कि जो पहले से डिक्लेयर हुई है कि ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, तो उसको अगर आप बाद में वफ़ डिक्लेयर किए हो, बाद में मतलब शायद आप 1995 के कानून आने के बाद आपने किया हो, या 2013 के कानून के आधार पे आपने डिक्लेयर कर दिया हो, कभी भी हो सकता है। तो ये कानून ने कहा है कि वो हम वॉइड मानते हैं, मतलब हम नलीफाई कर रहे हैं। तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही रहेगी प्रॉपर्टी, उसमें वक्फ बोर्ड का बोर्ड नहीं लगेगा, ताला नहीं लगा सकता है वक्फ बोर्ड, उसके अंडर नहीं जाएगा वो प्रॉपर्टी। और इसमें भी बैलेंस किया है सरकार ने ये कहकर कि डिक्लेरेशन जो है कि ये हमारी विरासत है, ये डिक्लेरेशन पहले होना चाहिए। अगर वफ़ का डिक्लेरेशन पहले है कि पहले से रजिस्टर्ड है वफ़, लेकिन सरकार उसको बाद में डिक्लेयर कर रही है, फिर भी वफ़ का पल्ला मतलब ज़्यादा होगा, उसको अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। को याद होगा कि पिछले पॉडकास्ट में जब हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने आपको एक इंट्रीगिंग कह सकते हैं एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि एक मंदिर है साउथ इंडिया में जो कि 1500 साल पुराना है, और जिस विषय पे वक्फ बना है, जिस रिलीजियस बेसिस पे वक्फ बना है, उस रिलीजन का जो बेसिस है वही 1200 साल पहले का है। मतलब ये मंदिर उनसे भी 300 साल पहले से बन के पूरा हो चुका था। क्या आपको लगता है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि विष्णु शंकर जैन जी जो हैं, उनके जैसे जितने भी हिंदू पक्षकार वकील जो हैं, आपको लगता है कि उनका जो इस नए अमेंडमेंट में जो एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनको जो खलल लग रहा है वो ये हो सकता है कि ऐसे मंदिरों को आपने इसमें इंक्लूड करना चाहिए था कि जो पहले से थे,
एएसआई के पास नहीं है, प्राइवेट है, बट पहले से थे और इनको आपने कुछ प्रावधान किया जाना चाहता है, आपको लगता है कि वैसा कुछ कारण रहा होगा? देखिए, मैं एक आम नागरिक के तौर पे सोचना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में कहा है, चाहे वक्फ ट्राइब्यूनल में जाने की बात हो, मैं एक नास्तिक के अभी विषय के मतलब दृष्टिकोण से सोचता हूँ कि जो धर्म को मानता ही नहीं है, जो भगवान को मानता नहीं है, उसे भी तो उतना ही स्वातंत्र्य है और उसी समान तौर हक पर जीने का स्वातंत्र्य है इस देश में। बिल्कुल। तो अम, मैं इसे हिंदू पक्ष और उसके तौर पर नहीं नापना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। चाहे कोई भी गिरजाघर हो या गुरुद्वारा भी हो, मंदिर ही क्यों। मैं ये सोचता हूँ, और ये 1500 साल पुरानी की जो बात है वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी बार-बार ये मुद्दा तो आया ही था। और स्वाभाविक है कि जिस धर्म का उदय ही मंदिर बनने के बाद हुआ हो, और वो मतलब कहा जाता है कि कुरान में चैरिटी कहा है, लेकिन वफ़ तो नहीं कहा है ना, चैरिटी तो हर धर्म में कहा है। तो और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो बिना वफ़ कानून के भी एज़ अ पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर करके आज भी मुसलमान कर सकता है। ये भी संशोधन में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि अगर आपको वक्फ बोर्ड से दूर रहना है और ये वक्फ के झमेले में नहीं गिरना है, तो एज़ अ मुस्लिम आज मैं एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल के समाज का भला कर सकता हूँ। उसके बिल्कुल। लिए मुझे वक्फ करना ही ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, इसलिए जो पुराने मंदिर है, वो भी तो भगवान के हैं। आप भगवान का ही लेकर अल्लाह को कैसे दे रहे हो? ले किससे रहे हो, दे किसको रहे हो? उसी से ले रहे हो, उसी को दे रहे हो। अब कुछ मानने वाले ऐसे कहते होंगे कि ये भगवान असली नहीं है, हमारे भगवान असली है। लेकिन आप उस कंट्रोवर्सी को दूर रखते हुए अगर आप देखेंगे, तो सभी मज़हब का अगर एक ही भगवान है, अगर मानते हो, एक यूनिवर्सल पावर। हाँ, एक यूनिवर्सल पावर है, ऐसा ही सब है। तो आप किस पावर से लेके किस पावर को दे रहे हो? और आपके पास वो पावर आई कहाँ से देने की, लेने की? तो ये तो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन की हमें राह देखनी चाहिए इस कानून के। और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में अगर होंगी, तब भी वो वफ़ बोलकर मानी नहीं जाएगी, वो डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होना पड़ेगा। तब ये सारा एविडेंस, जैसे देखिए कोई भी ट्राइब्यूनल हो या कोर्ट हो, उसमें दोनों पक्ष अपना जो विषय है वो कागज़ के आधार पे एविडेंस के, ओरल भी है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे दोनों पक्ष को मौका मिलने वाला है अपना पक्ष रखने का, और कानूनन उस पे निर्णय होगा। तो ये कानून मदद करेगा कि किसी एक पक्ष को प्रिविलेज ट्रीटमेंट या बायस जो फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो निकाल दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। तो अभी दोनों इक्वल फुटिंग पे, ऐसा मैं मानता हूँ हम। और फिर जो भी पक्ष अपनी बात सही से रख पाएगा वो जीतेगा, और सत्य की जीत हो, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी जो मोटो है वो वही कहता है। और मैं चाहता हूँ कि वैसा ही हो हर केस में। बिल्कुल। और इस कंट्रोवर्सी में और एक बात खास थी कि कुछ वकील साहब भी, बड़े बड़े वकील है महारथी, वो कह रहे थे कि भाई साहब आपने क्या प्रावधान कर दिया कि ये कंट्रोवर्सी होने के बाद उसे सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर तो 30 साल तक रुक जाना पड़ेगा। मैं अचरज हुआ था मुझे कि अगर ये बड़े बड़े वकील आज राजनीति में इतने सालों से है, संसद में है, सत्ता में भी थे, मंत्री भी रहे हैं कुछ लोग, उन्होंने सिविल कोर्ट्स को सबलीकरण के लिए और उस प्रोसीजर को फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या योगदान दिया है एक वकील के रूप में, और मंत्री के भी रूप में। एक मंत्री के रूप में जो सत्ता में रहे। वकील मतलब ऐसा है कि जो सत्ता में रहा है। करेक्ट। आपने क्या योगदान दिया है? और आप जब कहते हो कि इनको क्यों जाना पड़ रहा है सिविल कोर्ट में, तो आप खुद को एक बार, एक मिनट के लिए भी नहीं सोच रहे हो कि आम आदमी को तो जाना ही पड़ता है, उसके लिए कहाँ रेमेडी दी है आपने स्पेशल?
तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि एक आम मुसलमान हो या आम गैर मुस्लिम हो, ये संविधान उसने बनाया है अपने लिए, आम नागरिकों ने। इनसे ज़्यादा प्रिविलेज ट्रीटमेंट और ताकत आपने इन संस्थाओं को, जो एक कानून से बनी है, उनको कैसे दे दिया? जबकि हर चीज़ वफ़ भी किसके लिए है? आम आदमी के लिए। बिल्कुल कानून किसके लिए है? आम आदमी के लिए। कोर्ट किसके लिए है? आम आदमी के लिए। जजेस और वकीलों के लिए तो नहीं बनाया है कोर्ट, आम आदमी के लिए बनाया है, उससे न्याय देने के लिए बनाया है। उसके प्रश्नों को, उसके जो परेशानी है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। और उनको ये कोई प्रति प्रश्न भी नहीं करता है। मुझे याद है कि इस पॉडकास्ट की शूटिंग के पहले आपने मुझसे कहा था कि आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट दोनों ही पक्षों को, जो मुस्लिम्स हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं, जब मैं नॉन मुस्लिम्स कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ हिंदूज नहीं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन हो बिल्कुल। सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, एथिस्ट हो सकते हैं, यस। राइट। आपने कहा था कि आप इन दोनों ही पक्षों से कुछ अपील करना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रोसीड। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष में भी कुछ पिछड़े हैं, जी। उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया है। वो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही समझ में आएगा कि कितना सक्सेसफुल होता है डाइवर्सिफिकेशन और इंक्लूजन में ये कानून। ग्राउंड लेवल पे इसका इफ़ेक्ट कितना दिखाई पड़ता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक एक नागरिक के तौर पे और आम आदमी के तौर पे सोचना शुरू करे। मजहबी चश्मे से इस कानून को या किसी भी कानून को और सरकार के निर्णयों को अगर आप देखेंगे तो उससे मात्र मजहबी राजनीति को आप पुख्ता करेंगे, ताकत दोगे, जिससे इस देश का और दुनिया भर में नुकसान ही हुआ है। इस देश ने तो पार्टीशन देखा है, सबसे ब्लडी पार्टीशन जन्म ही उससे हुआ है। तो अपनी आंखें खोलिए, उसे भूलिए मत इतिहास को, कि मजहबी राजनीति ने आपको कितना दुख दिया है, दर्द दिया है। और जो ये देश में हुआ है, वो चेकोस्लोवाकिया हो या कई देशों में, मजहबी राजनीति के आधार पे वही खून खराबा हुआ है, लोगों को बांटा गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये कविता सुनना सुनाना ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है रियलिटी में? क्या हो रहा है? मजहब के आधार पे लोगों का डिवीजन ही हो रहा है। तो उसे आप मजबूती ना दे, उसे साथ ना दे, किसी के भी पीछे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अंधे बनकर रास्ते पे ना उतरे। कानून को पढ़िए, वफ़ के ऑब्जेक्टिव को समझिए और फिर अपना मत व्यक्त कीजिए। और जाकर इसके बाद कम से कम हर ज़िले में मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो समाज हित में भी विचार करते, मात्र अपने लिए नहीं सोचते, उनको चाहिए कि उन्होंने जाके पूछना चाहिए कि हमारे ज़िले में कितने वक्फ है, कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका हमारी जो तलाकशुदा औरतें हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जो अनाथ है, उनके लिए क्या लाभ हो रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ मुस्लिम समाज को खास करके, कि जैसे काफ़ी सारी बाहर की कंट्रीज़ में बड़े-बड़े अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरीज़, विश्वविद्यालय बने हैं, जो नामचीन है, अच्छे से चल रहे, मतलब कई शतकों तक चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10-20 साल पहले बने। वैसे कई उदाहरण के रूप में तो कम से कम इस देश में भी आप वक्फ से इस देश के देशवासियों को दीजिए, ताकि देश को भी, मतलब बाकी गैर मुसलमानों को भी उससे प्रेरणा मिले और उनको भी खुशी हो कि यार ये वक्फ तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो यशोदीप सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, दूसरी बार आए इतने समय निकाल के, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना ज़रूरी है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा उसके बाद शायद और 6 महीने या 1 साल के बाद अगर आप फिर एक बार समय निकाल के आ पाएँ, ताकि हम लोग उस समय ये बात करेंगे कि इसको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ऑन दैट बिल्कुल। नोट आई वुड से थैंक यू और धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए भी शुक्रिया। थैंक